जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर को कंबाइंड तरीके से देखते हैं जिससे कि आपको एक ही वीडियो में सब कुछ मिल जाए। तो आज हम 9 मार्च का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग जो एडिटोरियल्स है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। उसी के साथ साथ आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मैसेज कर सकते हो। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए, क्योंकि देखिए पीडीएफ जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर जो मैं आपके सामने पीपीटी लेकर आता हूँ ये काफ़ी फ्रेंडली है। मतलब आपको जो पॉइंट्स है काफ़ी इजीली समझ में आ जाते हैं, तो रिवीजन करने में काफ़ी आसानी जाती है। तो इसीलिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर फॉलो ज़रूर कीजिए। यहाँ पर आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी, जिससे कि आप संडे टू संडे रिवीजन इसकी कर सकते हो। तो हर बार की तरह आज आपके सामने एक एमसीक्यू जो है वो हाजिर है, जो आपको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है। और इसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होगी वो भी आपको लिखना है। और आप पार्टिसिपेट सभी कीजिए, क्योंकि आप पार्टिसिपेट करोगे तो इससे आप ही का फायदा होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि कौन सा इंडियन स्टेट, मतलब इंडियन स्टेट जो है वो म्यांमार को बॉर्डर करते हैं। तो यहाँ पर जो भारत के राज्य हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, और इनमें से कौन से राज्य म्यांमार को बॉर्डर करते हैं ये आपको बताना है। तो त्रिपुरा है, मणिपुर है, आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम है। तो ऐसे मैप बेस्ड क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये आपको पता रहना बहुत जरूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसका जवाब जो है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम आ रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पर। तो इसमें हमें एक्सप्लेन्ड सेक्शन देखने को मिलता है, आइडियाज पेज देखने को मिलता है और एडिटोरियल पेज देखने को मिलता है। एक्सप्लेन्ड सेक्शन में आज दो एडिटोरियल काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पर कोटा टेम्पलेट जो है वो यहाँ पर बात की जा रही है, मतलब मराठा कोटा जो है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो इसमें मंडल कमीशन, काफी सारी चीजों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। देन उसके बाद यहाँ पर जो ब्रेंट ऑयल है ये $70 पर बैरल के ऊपर चला गया है। तो अब इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। और ये अगर हम देखते हैं तो ये कंट्रोवर्सी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। देन यहाँ पर हम आते हैं आइडियाज पेज पर। तो ये वाला जो एडिटोरियल है, लॉ ऑफ ओवररीच। अब देखिए क्या हुआ है कि यहाँ पर जो अलग अलग हमें टूल किट के केसेस ये सब देखने को मिल रहे थे। अब उसी सिलसिले में हमें देखने को मिलता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो खालिस्तान की लिंक्ड है और उनको यहाँ पर टेररिस्ट करार कर दिया गया है। तो अब इसी से रिलेटेड यहाँ पर यूएपीए जो है ये लॉ के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। अब देखिए यूएपीए लॉज जो है ये हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है, और इसमें कौन कौन से चेंजेस किए गए हैं वो भी हमने डिस्कस किया है। वही सारी चीजें इसमें बताई गई है। मतलब बोल बच्चे नहीं है ज्यादा, क्योंकि पहले जो है यूएपीए एक्ट में जो टेररिस्ट, इंडिविजुअल टेररिस्ट करार नहीं किए जा सकते थे। ठीक है, यहाँ पर बैन वैन ये सब ठीक था, लेकिन अभी यहाँ पर टेररिस्ट जो है वो करार कर दिए जाते हैं। इससे गवर्नमेंट जो उनके पास एक एक्स्ट्रा पावर आ जाती है, ज़्यादा पावर आ जाती है, जिसका मिसयूज जो है वो भी वहाँ पर किया जा सकता है। तो ऐसी सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। ऐसा कुछ भी नया नहीं है जो हमें पहले नहीं पता होगा। और ये भी ऐसा नहीं है कि इस साल की बात है, ये मतलब पिछले साल की, पिछले एग्जाम के लिए आपने ये पढ़ा होगा यूएपीए में जो चेंजेस हुए हैं। देन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो गेटिंग द बैंक बैलेंस राइट। अब देखिए यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन का जो जमाना है वो चल रहा है, जो बैंक है उनका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। तो इसी सिलसिले में यहाँ पर गवर्नमेंट बैंक अच्छी है, प्राइवेट बैंक अच्छी है, तो इसके कुछ पॉइंट्स हमें यहाँ पर मिल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि पूरा आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपको पूछा गया कि जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है तो हाउ इट विल बी एडवांटेज फॉर द कंट्री, तो ऐसे अगर आपको कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो ऐसा नहीं कि पूरा आंसर ही आपको यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन काफी अच्छे पॉइंट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे जो आप आंसर राइटिंग में पुट कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पर एडिटोरियल पेज अगर हम देखते हैं, और ये वाला जो है डिस्पाइट दी डाउटर्स, तो ये जो है ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं। अगेन वही यूएसए इंडिया उसके रिलेशनशिप। देखिए एक बार अगर हम पढ़ लेते हैं इंडिया यूएस रिलेशनशिप के बारे में तो यहाँ पर सफिशिएंट है। बार बार इंडिया यूएस रिलेशनशिप एक एक पॉइंट ऐड कर रहे हैं, एक एक पॉइंट ऐड कर रहे हैं, उसमें कोई मतलब नहीं बनता है। अब यहाँ पर हम एडिटोरियल पेज देखते हैं तो इसमें रेस टू बॉटम, ये वाला जो एडिटोरियल है, ये वाला एडिटोरियल अगर आप देखोगे तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट हमें नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो काफी कुछ चीजें ऐसी है जो हमने ऑलरेडी कवर की हुई है, या फिर यहाँ पर कुछ ऐसे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही कुछ खास जो है वो निकल कर नहीं आ रहा है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं वर्ल्ड इज हर स्टेज, तो अगेन ये वाला जो है वुमेन्स डे। देन यहाँ पर वर्ल्ड इज हर स्टेज, तो इसमें भी क्या हो रहा है कि अभी जो पेंडेमिक है उसके बाद जो महिलाएं हैं उनको सेम तरीके का जो दर्जा है वो दिया जाना चाहिए। मतलब क्या है कि अभी हम मास्क जो है वो पहनकर रह रहे हैं, लेकिन सदियों से ऐसी प्रथा चलती आ रही है कि जो महिलाएं को घूंघट में रहना पड़ता है, पर्दा में रहना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में बात की जा रही है कि उनको अब यहाँ पर सेम दर्जा जो है वो दिया जाए। तो वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में हम एक बार एक साथ ही अगर आंसर तैयार कर ले तो वो ज़्यादा बेटर रहता है।
द हिंदू अगर हम देखते हैं तो द हिंदू में ये वाला जो एडिटोरियल है, ये अफगानिस्तान, ये वाला एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर ये वाला एडिटोरियल में कवर नहीं करता था, लेकिन यहाँ पर इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो यहाँ पर आया है। तो इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके वजह से ये एडिटोरियल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भी चीज इंटरनेशनल रिलेशन में हो रही है और उसमें अगर इंडिया कनेक्टेड है तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस एडिटोरियल को हम डिटेल में अच्छे तरीके से कवर करेंगे। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अमेरिकन ड्रीम ऑफ वर्क फ्रॉम एनीवेयर, यहाँ पर देखिए आपने वर्क फ्रॉम होम सुना होगा, यहाँ पर ये WFA मतलब है वर्क फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी आप काम करो। तो H1B वीजा आप सभी को पता है, H1B वीजा जो है उसके प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं, चेंज होता रहता है। H1B वीजा वहां पर जिनको काम करने के लिए जाना है उनको H1B वीजा लेना पड़ता है। तो अलग अलग वीजाज जो उसके बारे में मैं डिस्कशन किया हुआ था, H1B वीजा होता है, H4 है ना, अलग अलग वीजाज जो उसके बारे में डिस्कशन किया हुआ था। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अगर इसमें चेंजेस होते भी है लेकिन फिर भी बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जो अब यहाँ पर वर्क फ्रॉम एनीवेयर का कॉन्सेप्ट लेकर आ रही है। अगर हम TCS देखते हैं तो अगेन वो भी यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लेकर आ रही है कि आप कहीं से भी रहकर कहीं पर भी काम कर सकते हो, क्योंकि लोगों को पता चल रहा है कि अब ऑफिसेज जो है उसमें जाने की जरूरत नहीं है। और बहुत सारे, खासकर अगर हम स्टार्टअप की बात करते हैं तो वो तो यही प्रीफर करेंगे कि चलो यार अच्छा है ना, कहीं से भी काम हो रहा है और यहाँ पर हमें ऑफिस जो है वो भी नहीं बनाना पड़ रहा है ना। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है और बहुत सारी जगहों पर हमें देखने को मिला है कि अब वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है। तो ये जो एक प्रथा चलती आ रही है ये आगे भी चलेगी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि वर्क फ्रॉम एनीवेयर ये कॉन्सेप्ट जो है वो हमें देखने को मिलेगा। वर्क फ्रॉम एनीवेयर के एडवांटेजेस क्या होते हैं कि हम यहाँ पर जो टैलेंट पूल है वो कहीं भी किसी भी कंट्री से ले सकते हैं, है ना। अगर यहाँ पर किसी को बोला जाता है कि नहीं हमको आपको वहां पर रहकर काम करना है तो उसमें कुछ बाधाएं आ जाती है, रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अब कैसा है, कहीं से भी किसी से भी काम करवा लो, है ना। ये एक एडवांटेज हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पर डिस्कस की गई है। देन यहाँ पर ट्रस्ट इन इलेक्टोरल प्रोसेस, यहाँ पर ट्रस्ट इन इलेक्टोरल प्रोसेस, इसमें बेसिकली अगर आप देखोगे तो असेंबली इलेक्शन जो है उसके यहाँ पर जो इलेक्शन है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। उससे से रिलेटेड यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो देखिए यहाँ पर कुछ नया नहीं है, बस इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में अगर आपको पता है तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर पता है। इलेक्टोरल बॉन्ड कई बार आपने सुना होगा उसके बारे में, कई बार आपने उसके बारे में पढ़ा होगा, है ना। देन यहाँ पर काउ एंड कॉन्सिलिएशन। अब देखिए ये वाला जो एडिटोरियल है ये एडिटोरियल बेसिकली पूरा रिवॉल्व हो रहा है एक चीज़ के अराउंड कि हर इंसान को अपने हिसाब से खाने का अधिकार है। मतलब गांधी जी ने भी कहा था कि मैं अगर किसी धर्म का पालन कर रहा हूँ तो ये जो धर्म है इसके बिलीफ मैं दूसरे के ऊपर कैसे थोप सकता हूँ। तो इसी के अराउंड ये रिवॉल्व कर रहा है कि यहाँ पर कोई जो है वो कोई चीज़ खाने का मन करता है, किसी को कोई चीज़ खाने का मन करता है तो उससे बैन वैन लगाना ये सही नहीं है। इसी के बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देन ये वाला अगर हम एडिटोरियल देखते हैं इन परस्यूट ऑफ पावर, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर नजर आता है। इसके बारे में हम डिटेल में जो चर्चा है वो करेंगे, क्योंकि अगर आप देखोगे तो बेसिकली चाइना जो है वो सुपर पावर कैसे बनेगा उसके बारे में यहाँ पर चाइना ने अपने राज खोले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसी ही चीज़ें हम यहाँ पर हमारे कंट्री में भी अगर आपको पूछा जाए कि इंडिया कैसे एडवांस्ड हो सकता है तो इसी में से कुछ पॉइंट्स उठाकर हम वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा आज का पेपर जो है वो रहने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है और काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए थोड़ा लंबा जो लेक्चर है वो भी हो सकता है। तो आज के अगर हम एडिटोरियल देखते हैं तो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलते हैं। रीविजिटिंग द कोटा टेम्पलेट, देन उसी के साथ साथ ब्रेंट यहाँ पर बैरल, यहाँ पर बैंक बैलेंस राइट, परसुएट ऑफ पावर यहाँ पर चाइना वाला, एंड यहाँ पर अफगानिस्तान। तो ये जो है द हिंदू के हमें ये दो देखने को मिलते हैं जो एडिटोरियल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए देखते हैं। उससे पहले MM Academy ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए जा रहे हैं, जैसे कि इंडियन पॉलिटी कंप्लीटली अवेलेबल है, इंडिया ईयर बुक जो बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे एस्पिरेंट्स इसको निग्लेक्ट कर देते हैं, सोचते हैं कि इंडिया ईयर बुक इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें से भी डायरेक्ट आपको 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। और ये अगर आप देख लोगे तो मतलब क्या होगा कि आपको और ईजी होता है ना। मतलब रिविजन पर्सपेक्टिव से आप उसको पढ़ोगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है, ज्योग्राफी कंप्लीटली अवेलेबल है, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है, एथिक्स कंप्लीटली, मतलब आप GS 1 2 3 4 मजा आ जाएगा आपको। अभी हाल ही में जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसका कोर्स भी अभी लॉन्च किया गया है, इकोनॉमी कोर्स जो है वो चल रहा है, तो मतलब मजा आ जाएगा आपको। जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के हैं और सभी NCERT से लेकर जो किताबें होती है सभी यहाँ पर कवर की जा रही है और PDF भी होती है जहाँ से आप रिविजन कर सकते हो। यहाँ पर आपको करना क्या है, MM Academy ऐप डाउनलोड करना है, साइन अप करना है, देन डेमो लेक्चर जो है वो देखने हैं। डेमो लेक्चर्स मतलब हर सेक्शन में आप जाओगे तो हर सेक्शन में पहले जो 2 लेक्चर्स रहेंगे वो आपके लिए डेमो लेक्चर्स रहेंगे, वो आप देख सकते हो। उसके बाद आप जज कर सकते हो कि हाँ लेना है या नहीं लेना है।
और मैं आपको गारंटी देता हूँ क्योंकि क्वालिटी मतलब हाईएस्ट है, आपको और कोई भी सोर्स रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन प्रोफाइल में जाना है या फिर थर्ड लेक्चर पर अगर आप क्लिक करते हो तो अपने आप वो सब्सक्रिप्शन पेज पर लेकर जाएगा। प्लान परचेस करना है, अलग अलग प्लान्स है, 1 महीने का भी है, 3 महीने का भी है, 6 महीने का भी है, 1 साल का भी है, 2 साल का भी है। तो अगर आप 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो 1 साल का बहुत अच्छा है, 23 के लिए कर रहे हो तो 2 साल का, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने 2 साल का भी लिया हुआ है ना। और ऐसा भी है कि प्राइजेस जो है वो बढ़ते रहते हैं, इसीलिए ऐसा है कि अगर आप 2022 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो लेकिन फिर भी अगर आप 2 साल का ले लो तो आराम से 2 साल तक आपको फिक्र नहीं रहेगी, अच्छे से आप रिविजन पढ़ाई अच्छे से कर सकते हो, है ना। देन उसके बाद बहुत सारे एस्पिरेंट जो है वो 1 महीने का लेते हैं, लेकिन कुछ ही दिन बाद 2-3 दिन के बाद ही वो बोलते हैं कि हमको एक्सटेंड करना है 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए। तो उस हिसाब से आप देखिए आपको कैसा करना है। तो एक्सटेंशन जो है वो भी होता है, लेकिन क्या है कि एक्सटेंशन में आपका और थोड़ी एनर्जी ये सब वेस्ट हो जाती है, तो इससे बेटर है कि 3 या 6 महीने का लोगे, बहुत अच्छा, क्योंकि लोएस्ट प्राइजेस में है, हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट लोएस्ट प्राइजेस में मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा रहता है। और सबसे बेस्ट सेलिंग जो है वो है 1 साल का, तो कोर्सेज जो है आप एंजॉय कर सकते हो। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे बाकी जो कोर्सेज है वो हुए हैं, पर्टिकुलर अगर क्वालिटी कोर्स जो है वो नहीं हुआ है, तो क्वालिटी कोर्स अगर आपको करना है तो MM एजुकेशन ऐप जो है ये आप डाउनलोड कर सकते हो। सेम प्रोसेस एंड इंडिविजुअल कोर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो अब मज़ा आ जाएगा। तो डाउनलोड कीजिए MM एकेडमी ऐप या फिर MM एजुकेशन ऐप, आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। आइए यहाँ पर हम बात करते हैं मराठा कोटा कंट्रोवर्सी के बारे में। कंट्रोवर्सी जो है ये GS पेपर 2 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है, इसमें अलग अलग केसेस जो है उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, तो काफ़ी मज़ा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए न्यूज़ अगर हम देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है मराठा रिजर्वेशन की वो यहाँ पर एग्जामिन करने वाला है, ठीक है। और उसी के साथ साथ ये जो एग्जामिन वो करेगा, इसी बीच जो 1992 में लैंडमार्क डिसीजन दिया गया था इंदिरा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वो भी यहाँ पर रिविजिट करने वाला है सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पर सवाल जो है वो एक आता है कि यहाँ पर रिविजिट क्यों करेगा, 1992 में जो डिसीजन दिया गया था उस पर फिर से रिविजिट करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये आपके मन में पहला क्वेश्चन आ रहा होगा। दूसरा ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपने ही डिसीजन को दिए गए डिसीजन पर फिर से रिविजिट कर सकता है। याद कीजिए पॉलिटिकल लेक्चर्स, उसमें याद कीजिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी अलग अलग पार्ट्स, उसमें याद कीजिए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, है ना। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट बोलिए, हाई कोर्ट बोलिए, जो भी यहाँ पर निर्णय देते हैं वो एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की तरह रखा जाता है। मतलब समझ लीजिए कि एक निर्णय जो है वो दिया गया है, ये 1992 में ये एक निर्णय दिया गया, ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के तहत था। अब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब क्या है, एक रिकॉर्ड रहता है, मतलब जो फर्दर डिसीजंस है या तो वो उस पर डिपेंडेंट रहेंगे, या तो ये वाला निर्णय जो है ये वाला निर्णय चेंज किया जाएगा ताकि फर्दर जो निर्णय लिए जाने हैं वो हम सही तरीके से कर सकें। तो ये हम कहते हैं यहाँ पर कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, याद कीजिए, है ना। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। देखिए थोड़ा बेसिक से भी हमें देखना पड़ता है, तब जाकर हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो खुलते हैं। अब यहाँ पर पोटेंशियल रिकंसिडरेशन जो है 11 जज रूलिंग, पॉपुलरली उसे मंडल केस जो है वो भी कहा जाता है, वो यहाँ पर रिजर्वेशन जो है वो उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से रहेगा उसके बारे में यहाँ पर बताया गया था, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे इसी वीडियो में। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो मंडल केस क्यों रिविजिट करना चाहता है, क्यों उसने ऐसा कहा। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो हेड किया जा रहा है जस्टिस अशोक भूषण जी के द्वारा, उन्होंने करंटली यहाँ पर जो महाराष्ट्र में जो लॉ है, जो कोटा यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है मराठास को जॉब्स एडमिशन में राज्यों में, उसके बारे में यहाँ पर सुनवाई हो रही है, उसके बारे में सुन रहे हैं। अब यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट अगर हम देखते हैं तो उसमें भी यहाँ पर सुनवाई हुई थी और उसमें एक निर्णय दिया गया इसी मराठा कोटा के बारे में। कोटा मतलब रिजर्वेशन, है ना, उसके बारे में एक निर्णय दिया गया। क्या निर्णय दिया गया कि उसमें जो कोटा है, पहले जब ये कोटा दिया गया था ना, तो यहाँ पर पहली कोर्ट में चला गया कि यहाँ पर ये वैलिड ही नहीं है, संवैधानिक नहीं है, लेकिन फिर बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको अपील किया कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को कि नहीं ये तो पूरा जायज़ है, ये वैलिड है। और सिर्फ आपको करना क्या है, जो 16% आपने यहाँ पर रिजर्वेशन दिया है मराठास को, वो आपको कम करना है टू 12-13%, ठीक है, एज रिकमेंडेड बाय स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन। अब यहाँ पर जो रूलिंग दी गई थी बॉम्बे हाई कोर्ट की, उसको भी चैलेंज किया गया। अब कहाँ चैलेंज करेंगे, जब हाई कोर्ट में यहाँ पर हो गया, हमारे यहाँ पर कैसा है, हमारे यहाँ पर इंडिपेंडेंट जुडिशरी है लेकिन इंटीग्रेटेड भी जुडिशरी है। इंडिपेंडेंट कैसी है, तो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव से इंडिपेंडेंट है जुडिशरी, प्लस इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड कैसे है कि हमें सबसे नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है वो देखने को मिलते हैं, देन उसके ऊपर हाई कोर्ट देखने को मिलते हैं, देन उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलता है। मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट में आप हार गए, हाई कोर्ट में जाओगे, हाई कोर्ट में आ गए, सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। तो यहाँ पर हाई कोर्ट जो है वहां से मसला गया तो कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जो है मसला चला गया।
अब यहाँ पर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है उन्होंने यहाँ पर सुना और फिर उसके बाद लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है उनके पास ये सौंप दिया कि भैया हमारा नहीं है, आप देख लो, यहाँ पर बड़ी बेंच बैठेगी, ज्यादा वहां पर राय मिलेगी। अब यहाँ पर मराठा कोटा जो है, क्यों यहाँ पर इतने चैलेंजेस निकल कर आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है? तो इसमें दो सबसे बड़े प्रॉब्लम निकल कर आते हैं। पहला प्रॉब्लम तो यह है कि यहाँ पर जो स्टेट है, जो राज्य है, क्या वो पर्टिकुलर कास्ट को सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास डिक्लेयर कर सकता है? क्योंकि अगर आप देखोगे तो हमारा अगर आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 अगर हम देखते हैं तो इसमें बोला गया है कि आपको डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, है ना, आपको डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है। इंक्लूडिंग अगर 16 अगर हम देखते हैं तो उसमें आपका जो प्लेस है वो भी वहां पर देखा जाता है। तो ये जो चीजें हैं, अब यहाँ पर एक अपवाद भी निकल कर आता है, मतलब एक्सेप्शन भी निकल कर आता है। क्या एक्सेप्शन निकल कर आता है? अगर हम एक्सेप्शन देखते हैं तो निकल कर आता है कि जो सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया अगर हम जो प्रथाएं चलती आ रही थी हमारे देश में उसके मद्देनजर रखते हुए। तो अब क्या है कि उनका यहाँ पर अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, उनका अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर रिजर्वेशन जो है उनके लिए लाया जा सकता है। मतलब कैसा है कि ये पॉजिटिव रिजर्वेशन रहेगा। अब रिजर्वेशन में भी पॉजिटिव नेगेटिव रहता है क्या? बिल्कुल, मतलब रिजर्वेशन में बोलने के बजाय हम बोल सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन में पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर अगर हम बोल रहे हैं कि ये पर्टिकुलर जो सीट्स है, ये पर्टिकुलर सीट में से इतनी जो सीटें हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं वही बैठेंगे, तो मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना। अब यहाँ पर आर्टिकल जो है वो तो बोल रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, है ना, लेकिन यहाँ पर तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। लेकिन ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, कुछ डिस्क्रिमिनेशन होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, कुछ डिस्क्रिमिनेशन होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं। नेगेटिव मतलब कैसा? समझ लो कोई केस चल रहा है, अब केस में एक सलमान खान का जो सलमान खान है उसने किसी को अगर थप्पड़ मार दी। अब सलमान खान कोर्ट में गया और कोर्ट ने कहा कि नहीं 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 भाई साहब, ये तो सलमान खान है, ये तो बहुत बड़ा आदमी है, इसके पास तो बहुत पैसा है, तो यहाँ पर इसे थप्पड़ मारा भी होगा तो चलेगा, चलो हमको यहाँ पर ये नहीं करना है। ये डिस्क्रिमिनेशन हो गया, लेकिन ये कैसा हो गया? ये नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन हो गया, है ना। लेकिन उसकी जगह पर अगर यहाँ पर समझ लीजिए कि जो व्यक्ति है, ठीक है, जो व्यक्ति अब सलमान खान है, सलमान खान को अगर किसी ने, गरीब इंसान ने अगर थप्पड़ मारा, तो सलमान खान को कोर्ट में जाना पड़ेगा। कोर्ट में वो जाएगा, वहां पर फीस वीस भरेगा, ठीक है, मतलब अच्छी खासी फीस वीस भरेगा और फिर उस पर सुनवाई शुरू होगी, बराबर है। समझ लीजिए सलमान खान ने एक गरीब इंसान को थप्पड़ मारा, ये सोचकर कि इतनी तो फीस गरीब इंसान के पास है ही नहीं, है ना, तो फिर ये तो कोर्ट में जा ही नहीं पाएगा, तो क्या ही करेगा। लेकिन फिर वो कोर्ट में जाता है, कोर्ट बोलता है कि नहीं आप तो गरीब हो, इसलिए आपको फ्री में यहाँ पर सुनवाई हम शुरू करेंगे। अब यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ है कि सलमान खान से उसी केस के पैसे लिए जा रहे हैं, लेकिन जो अगर कोई गरीब व्यक्ति उससे पैसे नहीं लिए जा रहे हैं, ये भी डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो गरीब इंसान है उसके अपलिफ्टमेंट के लिए, ताकि उसको न्याय मिले, ताकि उसको जस्टिस मिले। समझ रहे हो आप? तो ये है बैकवर्ड क्लास एजुकेशनल क्लास जो है, ये जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जो हमारे संविधान में एक एक्सेप्शन दिया गया है, तो ये जो है ये राष्ट्रपति इसकी सुनवाई करते बताते हैं कि कौन रहेगा। तो क्या राज्यों के पास भी ये पावर है कि वो यहाँ पर बता सकते हैं पर्टिकुलर कास्ट को कि सोशल एजुकेशन है या नहीं? दूसरा यहाँ पर निकल कर आता है कि यहाँ पर जो स्टेट्स है, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा था कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन जो है वो नहीं होना चाहिए। मतलब समझ लीजिए ना, एक पर्टिकुलर एक रोटी है, ठीक है, ये रोटी को कौन खाएगा? तो आधी रोटी जो है ये तो मतलब अलग अलग लोग ही खा लेंगे, ये फिर आधी रोटी जो है ये यहाँ पर मिलेगी, बराबर है, जनरल कैटेगरी को। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो 50% से ऊपर का रिजर्वेशन नहीं रहना चाहिए, अगर ये रहता है तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर जनरल कैटेगरी के तो यहाँ पर रिजर्वेशन तो कम होता जाएगा, है ना। ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो ये जो चीज है 50% ज्यादा नहीं रहना चाहिए। तो अब यहाँ पर जो मराठा कोटा दिया जा रहा है इससे 50% के ऊपर जा रहा है, ऑलमोस्ट समझ लीजिए 68% के आसपास जा रहा है। तो ये भी यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, समझ रहे हो आप? तो ये चीज निकल कर, ये दो सबसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट है। अब यहाँ पर जो कोर्ट ने बोला है कि हम इंदिरा सहमी केस पर भी जाएंगे, रिविजिट करेंगे, तो ये क्या है? 1979 में सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन, मंडल कमीशन सेटअप किया गया, जिससे कि जो क्राइटेरिया है सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को डिफाइन करने का वो यहाँ पर लाया जा सके। मंडल रिपोर्ट ने आइडेंटिफाई किया 52% पॉपुलेशन जो है वो सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में आती है, और इनके लिए
ये जो पर्टिकुलर सोशल या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है, इनके लिए 27% रिजर्वेशन जो है वो यहाँ पर रहना जरूरी है, रिकमेंड किया गया। अब 1990 आता है। देखिए ये जो समय था ना, ये समय बहुत क्रूशियल था। इसमें बहुत सारी चीजें हो रही थी, मतलब अनस्टेबल गवर्नमेंट भी हमें देखने को मिल रही थी, बराबर है। प्लस हमें जो अयोध्या है वहां का भी हमें देखने को मिल रहा था, जो बाबरी मस्जिद है उसका भी देखने को मिल रहा था, है ना। तो बहुत सारी चीजें वहां पर देखने को मिल रही थी। तो इससे क्या हो रहा था, इससे सभी गवर्नमेंट जो है अनस्टेबल रहने की वजह से जो लोग हैं, जो मॉब में चीजें चल रही है उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रही थी बार बार। एंड तीसरी चीज जो हो रही थी वो थी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो बहुत सारी चीजें वहां पर चल रही थी। 1990 में क्या होता है, वीपी सिंह लेड गवर्नमेंट जो है उन्होंने यहाँ पर मंडल रिपोर्ट को इंप्लीमेंट कर दिया। लेकिन ये जो मंडल रिपोर्ट थी उसको चैलेंज किया गया कोर्ट में। अब केस जो है वो 9 जज बेंच के सामने आया। 6-3 के वर्डिक्ट से यहाँ पर जो जवाब है वो डिलीवर्ड यहाँ पर किया गया। तो इस तरीके से चीजें जो है वो हमें देखने को मिली, और इसी में यहाँ पर बोला गया कि यहाँ पर 50% जो है उससे ज्यादा यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, और एक्सेप्शन तौर पर यहाँ पर लिया जा सकता है 50% से ऊपर, ठीक है। अब कोर्ट ने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मंडल रिपोर्ट जो है उसके कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एसेंशियल जो है इम्प्लीमेंट करना, उसमें देखा जाता है कि पहला हमें देखने को मिलता है कि क्राइटेरिया जो है ग्रुप टू क्वालिफाई रिजर्वेशन इज सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्डनेस। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्डनेस जो है वो यहाँ पर रहना चाहिए, ठीक है। देन यहाँ पर आता है कि एडिशनली कोर्ट जो है उसने यहाँ पर 50% लिमिट जो है वर्टिकल कोटास को लगा दी, कि कोई एक राज्य है वो 50% ज्यादा रिजर्वेशन जो है वो नहीं दे सकता है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन जो है वो भी यहाँ पर दिए कि ठीक है, अगर कहीं एक्सेप्शन है, अगर यहाँ पर कोई तर्क आप देते हो तो फिर आप यहाँ पर आगे भी बढ़ा सकते हो, ठीक है, रिजर्वेशन जो है। अब यहाँ मराठा रिजर्वेशन जो है वो इस केस से कैसे रिलेटेड है, तो देखिए सबसे पहले तो 102 अमेंडमेंट हमें देखने को मिलता है संविधान का, जो राष्ट्रपति को पावर देता है कि बैकवर्ड क्लास, ठीक है, बैकवर्ड क्लास नोटिफाई करना, ठीक है, जो सोशल मतलब बैकवर्ड क्लास जो होता है वो यहाँ पर नोटिफाई करना। और उसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जो स्टेट्स है उन्होंने यहाँ पर नोटिफाई कर दिया, है ना। तो ये एक प्रॉब्लम जो है, बड़ा प्रॉब्लम निकल कर आ रहा है। दूसरा ये है कि जो इम्प्लीमेंटेशन है वो यहाँ पर कैसे आप पास कर सकते हो, जो 50% का है रिजर्वेशन वो आप कैसे ले जा सकते हो। जैसे कि यहाँ पर अगर मराठा को रिजर्वेशन दिया जाता है तो 68% तक रिजर्वेशन चला जाएगा, तो ये तो उसके भी अगेंस्ट में जाता है ना। ये चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब ये जो 50% की सीलिंग हम देख रहे हैं, तो क्या ये किसी और राज्य ने भी की है, तो देखिए तमिलनाडु जो है वहां पर भी हमें देखने को मिलता है। अब ये जो चीज थी इसमें क्या हुआ था, रिजर्वेशन जो है वो 69% चला गया था सीट्स का, ठीक है, एंड जॉब्स, कॉलेजेस, ये सब में भी। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये 9th शेड्यूल में डाल दिया गया था। 9th शेड्यूल मतलब क्या है, 9th शेड्यूल आप याद कीजिए 9th शेड्यूल को, है ना, पॉलिटिकल लेक्चर्स अगर आपने देखे हो, 9th शेड्यूल आपको देखने को मिलेगा कि पहले क्या हुआ करता था, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जहां पर जुडिशियल रिव्यू जो है वो निकल कर आ रहा था कि सरकार ने कुछ भी किया जुडिशियल रिव्यू हो गया, सरकार ने कुछ भी किया जुडिशियल रिव्यू हो गया। लेकिन फिर उसके बाद 9th शेड्यूल लाया जाता है। 9th शेड्यूल के अंतर्गत जो भी 9th शेड्यूल में डाला जा रहा है उसको जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा जा रहा था, है ना। तो ये जो चीज है ये भी उसी में हमें देखने को मिल रही थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, जुडिशियल रिव्यू की बाहर थी। तो इस तरह की चीजें निकल कर आ रही थी। जो ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये पता नहीं है 50% मंडल कमीशन के बारे में कई बार एग्जाम में आपको पूछा जाता है, जो हमने डिटेल में कवर किया हुआ है हमारे पॉलिटिकल जो लेक्चर्स है एमएम एकेडमी ऐप पर, उसमें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपको मराठा कोटा कंट्रोवर्सी जो है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। फाइनल जो भी निकल कर आता है उसके बारे में हम चर्चा जो है वो तो जरूर करेंगे। आइए यहाँ पर बात करते हैं ब्रेंट ऑयल ओवर $70 पर बैरल, है ना। तो यहाँ पर ये इंडिया को कैसे अफेक्ट करेगा, ये भी चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आइए डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सिक्योरिटी कंसर्न्स अराउंड सऊदी अरेबियाज ऑयल फील्ड, क्योंकि काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, है ना। हमने कुछ ही दिन पहले जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यहाँ पर यमन एंड सऊदी अरेबिया, उसके बारे में देखा। और यमन एंड सऊदी अरेबिया के बीच में अब समझौता हो जाना चाहिए, पीस हो जाना चाहिए, क्यों होना चाहिए उसके बारे में मैंने डिस्कशन किया था, है ना। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं सऊदी अरेबिया की, तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है, एक दूसरे पर अटैक करना वो भी चलता रहता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा अगेन अटैक 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 देखने को मिल रहे हैं। अब पर्टिकुलर हर वक्त अगर आप देखते रहोगे कि क्या क्या हो रहा है ना, मतलब फुटबॉल मैच जो है उसका रिजल्ट अगर आप देख लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप देखते रहोगे हाँ इसके पैर में बॉल गया, उसके पैर में बॉल गया, फिर उसके पैर में आया, फिर रोनाल्डो ने इसी किक मारी, फिर वैसे किया, गोलकीपर ने अड़ा लिया, तो उसमें कोई मतलब नहीं रहता है ना। फाइनल आउटकम जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, उससे टाइम भी बचता है, एनर्जी भी बचती है, और हमें रिजल्ट भी पता चल जाता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली ये सब चलता रहता है, और इंडिविजुअली अगर आप देखते रहोगे कि अब यमन ने स्ट्राइक किया, देन सऊदी ने स्ट्राइक किया, देन इसने किया, देन उसने किया, देन अमेरिका ने ये बोला, देन उसने, तो फिर मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट है।
तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ब्रेंट क्रूड जो है ये 70 बैरल मार्क क्रॉस कर चुका है फर्स्ट टाइम सिंस, क्योंकि काफी नीचे आ गया था, है ना। अगर आप प्राइसेस देखते हो, ये क्या होता है, ये मतलब ये समझ लीजिए क्रूड ऑयल टाइप का होता है। देन उसके बाद इसको लाया जाता है, रिफाइंड किया जाता है, देन उसके बाद पेट्रोल डीजल जो है ये बनाकर बेचा जाता है। तो अभी यहाँ पर हम देखते हैं क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है इतने राइज क्यों हो रहे हैं। अभी देखिए क्रूड ऑयल प्राइसेस आप सभी को पता है बहुत राइज हो गए हैं, मतलब 100 रुपीज भी क्रॉस हो गए हैं पेट्रोल के दाम, अगर हम देखते हैं कई जगहों पर। अभी हाल ही की बात है, मैं पेट्रोल भराने के लिए गया था गाड़ी में, और मैंने वहां पर जाकर बोला कि टंकी जो है वो फुल कर दो। तो सडनली पीछे से इनकम टैक्स ऑफिसर्स आए और बोले कि चलो आपको घर पे लेके चलना है। और लाइटर नोट, तो यहाँ पर कैसा है कि सऊदी अरेबिया जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ क्रूड ऑयल का, ठीक है। और उन्होंने संडे को अनाउंस किया कि वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल एक्सपोर्टिंग फैसिलिटी ये अटैक की गई है बाय ड्रोन, ठीक है, फ्रॉम द सी। अब ये जो है अटैक वटैक ये सब चलते रहते हैं, और जब भी अटैक वगैरह होता है तो वहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो कम होना। अब देखिए क्या है, ये जो ऑयल के प्राइजेस है ना, ये फ्लक्चुएट कैसे होते हैं, ये होते हैं सप्लाई एंड डिमांड के बेसिस पर। अब देखिए सप्लाई एंड डिमांड मैंने इतने बार आपको एक्सप्लेन किया है कि और डिटेल में नहीं जाऊंगा कैसे होता है सप्लाई एंड डिमांड का। डिमांड बढ़ती है तो क्या होता है, डिमांड अगर बढ़ती है तो वैल्यू प्राइसेस जो है वो उसकी बढ़ती है, बराबर है। सप्लाई अगर बढ़ती है, सप्लाई अगर बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, यहाँ पर वैल्यू जो है वो कम हो रही है, बराबर है। एंड यहाँ पर जो डिमांड है वो कम हो रही है तो क्या हो रहा है, वैल्यू भी कम हो रही है। तो अभी क्या हो रहा था, पेंडेमिक था, पेंडेमिक की वजह से डिमांड एकदम ही कम थी, है ना, इसकी वजह से क्या हो रहा था, प्राइसेस एकदम कम थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब डिमांड इंक्रीज हो गई है, प्लस यहाँ पर सप्लाई जो है, प्रोडक्शन जो है वो भी वो कम कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि अपने आप प्राइसेस जो है वो राइज हो जाते हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर अटैक वगैरह होता है तो अपने आप वहाँ पर जो मतलब प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, जो एक्सपोर्ट है वो कम हो जाता है, तो इसकी वजह से प्राइस राइज हो जाते हैं। अब हाउतीज जो है, हाउतीज यमन में, हाउतीज ये इनका क्या मसला है, ये हमने ऑलरेडी शायद परसों या नरसों की लेक्चर में कवर किया हुआ है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो डैमेज जो है वो तो नहीं, लेकिन काफ़ी जो प्रॉब्लम है वो ऑयल की इसमें आ सकता है। प्राइस जो है यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी राइज हो रहे थे और अभी ये फिर से राइज हो गए हैं, इस तरीके का हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर राइज हो रही है तो हमारे कंट्री में तो और ज़्यादा बढ़ेगी ही, ये तो बट ऑब्वियस है ना। यहाँ पर यमन का एंड सऊदी अरेबिया का क्या मसला है वो हमने देखा है, हाउतीज जो है इन्होंने ये वाला इलाका कवर किया हुआ है। अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो सऊदी अरेबिया की तरफ की गवर्नमेंट है ना। और ये जो हाउतीज है इनको सपोर्ट कर रहा है यहाँ पर ईरान, है ना। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, बेसिकली ये जो फाइट है ये ईरान एंड सऊदी अरेबिया की चल रही है, लेकिन यहाँ पर फंस रहे हैं बेचारे यमन के एंड सऊदी अरेबिया के लोग। तो इस तरीके का पूरा मसला वो हमने डिटेल में कवर किया है। बेसिकली यहाँ पर आपको ये पता है स्टेट ऑफ हॉर्मोज है, यहाँ पर बाबिल मंडप स्टेट है, यहाँ पर ये रेड सी आपको नजर आ रहा है। तो ये चीज़ें बेसिक कुछ है वो आपको पता रहना चाहिए। देन यहाँ पर इंडिया को कैसे इम्पैक्ट करेगा, अब देखिए इंडिया को कैसे इम्पैक्ट करेगा, तो प्राइजेस में इम्पैक्ट करेगा। प्राइजेस जो इतनी बढ़ रही है ना, प्राइजेस जो है वो $70 पर बैरल के ऊपर जा रही है। तो यहाँ पर मतलब क्या, हमारे इंडिया में ऑलरेडी जो प्राइजेस है वो इतनी ज़्यादा जा रही थी, अब यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना। यही हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब हमारे यहाँ पर क्यों बढ़ती है, हमारे यहाँ पर इसलिए बढ़ती है क्योंकि हमारे यहाँ पर टैक्सेस जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा लगाए जाते हैं। अभी आप देखोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हैड इन 2020 इंक्रीज टैक्सेस पेट्रोल पर 30 पर लीटर एंड डीजल पर 16 पर लीटर, ठीक है, जिससे कि कोविड-19 से जो उन पर इम्पैक्ट हुआ है उसका रिकवरी वो कर सके। अभी अब ये बोला गया था कि अगर जीएसटी में लेकर आते हैं हमारे पेट्रोल एंड डीजल को तो सडनली जो दाम है वो 58-60 रुपीज़ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट को नुकसान होगा ना, गवर्नमेंट को कम पैसे मिलेंगे, गवर्नमेंट यहाँ पर कितना भी चार्ज कर सकती है। कुछ ऐसे राज्य है राजस्थान, वेस्ट बंगाल, मेघालय, आसाम, जिन्होंने अपने टैक्सेस जो है वो कम किए हैं, क्योंकि दोनों लगाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लगाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे टैक्सेस लगते हैं। अब ये आउटडेटेड वाला है लेकिन टैक्सेस आप समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो पेट्रोल है वो बेसिकली कितने का पड़ता है, देन एक्साइज ड्यूटी वहाँ पर लगाई जा रही है, देन डीलर कमीशन जो है वो यहाँ पर लगाया जा रहा है, देन वैट, ये सब जो चीज़ें हैं वो लगाई जा रही है। इस तरीके से प्राइजेस जो है कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है आप यहाँ पर देख सकते हो, मतलब 32 रुपये का सीधा 90 रुपये हो जाता है ना। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर पता रहना बहुत ज़रूरी है, क्लियर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी मैटर, ये भी मसला आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर बात की जा रही है पब्लिक या प्राइवेट बैंक, यहाँ पर जो बैंकिंग है इंडिया में उसका फ्यूचर किस तरीके का रहेगा, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये कितना सही है, क्या पब्लिक बैंक जो है वो हमें ज़्यादा आउटपुट दे सकती है, क्या प्राइवेट बैंक जो है वो हमें ज़्यादा आउटपुट दे सकती है, जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है क्या इससे बेनिफिट हो सकता है, यही सारी चीज़ों के बारे में बात की जा रही है। अब देखिए क्या था,
पहले अगर हम देखते हैं तो बैंक जो है वो नेशनलाइज थे, बैंक जो है वो सरकार के अंडर में थे, है ना। तो अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट्स है वो बोलती थी कि तुम हमारे हो, तुम हमारे हो। लेकिन सडनली कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर गवर्नमेंट जो है वो कहती है कि जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, अब तुमको हम प्राइवेटाइजेशन जो है वो कर देंगे, अब तुमको प्राइवेट लोगों के हाथों में सौंप देंगे। ऐसी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अब इससे होगा क्या? तो देखिए कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से, मतलब आप अच्छे तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखो गवर्नमेंट की जो ओनरशिप है बैंकिंग सेक्टर में, वो लोअर लेवल ऑफ फाइनेंशियल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ लेकर आती है। देखिए यहाँ पर ये एक फोबिया ही बना हुआ है कि गवर्नमेंट सरकारी है क्या, मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। एक सरकारी कंपनी है क्या, मतलब वो डेवलपमेंट जो है वो कर ही नहीं सकती है ना। लेकिन वही अगर हम प्राइवेटाइजेशन देखते हैं तो प्राइवेट लोगों के हाथ में है क्या, वो तो कैसे भी काम करवा लेंगे, कैसे भी वो आगे बढ़ेंगे। हमने देखा हुआ इकोनॉमिक सर्वे जो लास्ट ईयर का था, लास्ट ईयर का, उसमें बात की गई थी वेल्थ क्रिएशन की। वेल्थ क्रिएशन की बात की गई। वेल्थ क्रिएशन कैसा होगा, मार्केट के हाथ में देकर, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको इन्वॉल्व करके, है ना। तो यहाँ पर भी वही हमें देखने को मिल रहा है। पॉलिसी मेकर उन्होंने देखा है कि बैंक का प्राइवेटाइजेशन जो है ये इफिशियंट मीन्स है कि हम इकोनॉमिक और फाइनेंशियल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हमें करना चाहिए, किस तरीके से हो सकता है? देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक अगर हम देखते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट के अंडर में है, वो इंडियन बैंकिंग को डोमिनेट कर रही है। अगर आप देखोगे 60% जो बैंकिंग एसेट्स है वो कंट्रोल कर रही है। प्राइवेट क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो अगर हम देखते हैं, प्राइवेट क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो, ये यहाँ पर मतलब मेजर जो होता है क्रेडिट फ्लो के लिए 50% हमें देखने को मिल रहा है, मच लोअर देन इंटरनेशनल बेंचमार्क। अगर हम यूएसए में देखते हैं तो 190%, यूके में देखते हैं तो 130%, अगर चाइना में देखते हैं तो 150%, साउथ कोरिया में देखते हैं तो 150%, हमारे यहाँ पर कितना है 50%। इंडिया का ग्रॉस एनपीए अगर हम देखते हैं तो वो 8.2% था मार्च 2020 में, ठीक है। और इसमें अगर आप देखोगे तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, मतलब जो गवर्नमेंट वाले हैं 10.3 एंड प्राइवेट बैंक में 5.5 देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए सबसे नेगेटिव पर्सपेक्टिव जो निकल कर आता है प्राइवेट बैंक्स का, उसमें ये है कि वहां पर वो भी फेवरेटिज्म जो है वो करते हैं, ठीक है, फेवरेटिज्म वहां पर भी होता है। दूसरी चीज ये है कि वहां पर भी जो मतलब वो रियल आंकड़े जो है बाहर नहीं निकालते हैं। यस बैंक के इसमें हमने देखा है कि रियल आंकड़े जो है बाहर नहीं निकालते हैं, जिससे कि एनपीए कितना हो रहा है पता नहीं चलता, लेकिन बाद में वो सीधी बर्बादी हो जाती है बैंक, है ना। ये भी हमें कुछ पॉइंट देखने को मिलते हैं। देन यहाँ पर अगर आप देखोगे पब्लिक बैंकिंग मूवमेंट, ये इफिशियंट गवर्नमेंट ट्रांसफर जो है उसको हेल्प कर सकती है, फाइनेंशियल इंक्लूजन में हेल्प कर सकती है। यूनिवर्सल चेकिंग अकाउंट हमने देखा हुआ है, जन धन योजना, जन धन योजना खासकर अगर आप देखोगे पब्लिक सेक्टर बैंक जो है काफी ज्यादा बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया, है ना। और वहां पर काफी सारे लोगों के बैंक खाते जो है वो खोले गए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे पब्लिक बैंकिंग मूवमेंट जो है, जो भी मूवमेंट लाना है गवर्नमेंट को पब्लिक बैंकिंग सेक्टर में लेकर आते हैं, और उससे काफी ज्यादा फायदा मिलता है। प्राइवेट बैंक इतना ज्यादा उस हद तक नहीं कर पाते हैं। प्राइवेट बैंक जो है मोर लाइकली टू हैव राइट सेट ऑफ इंसेंटिव्स एंड एक्सपर्टीज कोई भी चीज करने में, जो कि यहाँ पर पब्लिक बैंकिंग सिस्टम में हमें देखने को नहीं मिलती है। तो ये एक बहुत अच्छा मुद्दा है कि मतलब दोनों का पॉजिटिव यहाँ पर बताया गया है, दोनों का नेगेटिव भी यहाँ पर बताया गया है। मतलब क्या है कि अगर हमें इंक्लूजन लेना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन लेना है, तो पब्लिक सेक्टर बैंक जो है ये यहाँ पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, जो प्राइवेट बैंक नहीं ले पाती। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो इंसेंटिव्स एंड एक्सपर्टीज जो है वो प्राइवेट बैंक ज्यादा अच्छी दे सकती है, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक वहां पर अच्छी खासी नहीं दे सकती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर पब्लिक गुड फंक्शंस अगर हम देखते हैं, उसमें पीएसबी जो है वो अच्छा खासा परफॉर्म करती है। मतलब जो पब्लिक के लिए सही हो, पब्लिक के लिए अच्छा हो। मतलब समझ लीजिए कि अगर कोई गरीब व्यक्ति है, उसको अगर 5 लाख का लोन चाहिए, तो प्राइवेट बैंक जो है वो बहुत देखेगी कि मॉरिटोरियम ये न वो, मतलब उसका क्या क्या रख सकता है, वो क्या क्या गिरवी रख सकता है, पूरा घर गिरवी खुद को गिरवी रख सकता है या नहीं, ये सब देखते हैं। लेकिन वही पब्लिक सेक्टर बैंक अगर हम देखते हैं तो वो भी देखते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की अगर कोई फैसिलिटी आती है तो उनको वहां पर करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि पब्लिक गुड फंक्शन जो है ये अच्छा खासा हो सकता है, जो प्राइवेट बैंक जो है वो लैग करता है। प्राइवेट बैंक अगर हम देखते हैं तो क्रेडिट एलोकेशन वो अच्छा करता है। मतलब समझ रहे हो, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक ही पॉइंट में दोनों के फायदे नुकसान देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर ये जो है ये प्राइवेट बैंक अच्छा नहीं कर सकता है पब्लिक गुड फंक्शन, है ना। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो प्राइवेट बैंक जो है यहाँ पर क्रेडिट एलोकेशन बेटर कर सकता है, लेकिन वो पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं कर सकता है। तो ये पॉइंट्स आप लिख कर रखिए, या फिर ये जो पीडीएफ है ये आप रिवाइज जरूर कीजिएगा, जो आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाएगा, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन बहुत बुरी तरीके से बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। ऑप्टिमल मिक्स ऑफ बैंकिंग सिस्टम अक्रॉस पब्लिक एंड प्राइवेट बॉइल डाउन टू व्हाट यू नीड अबाउट बैंकिंग सिस्टम एंड पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ योर इकोनॉमी फेसेस। मतलब यहाँ पर बेसिकली देखिए क्या होता है कि हमारी है मिक्स्ड इकोनॉमी, हमारी क्या है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी, इकोनॉमी के लेक्चर्स याद कीजिए ऐप पर के।
तो इसमें कैसा है कि इसमें हमारे पास गवर्नमेंट के पास भी रहना चाहिए एंड प्राइवेट के हाथ में भी रहना चाहिए, तब हम बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी है। अब इसमें क्या होता है, इसमें फायदा होता है ना। मतलब अगर आप देखोगे तो इंडियन बैंकिंग सेक्टर में बिगर इशू क्या है, बिगर इशू है इनएफिशिएंसी इन कैपिटल एलोकेशन। कैपिटल एलोकेशन जो है वो नहीं हो पा रहा है ना। इससे सिलेक्टिव प्राइवेटाइजेशन जो है इनएफिशिएंट पीएसबी का, ये यहाँ पर वेलकम मूव रहना चाहिए। मतलब अगर हम कंक्लूजन में डालते हैं, कंक्लूजन में आप ये पॉइंट एक डाल सकते हो कि कैपिटल एलोकेशन जो ये हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, समस्या चल रही है, लेकिन पब्लिक गुड ये सब भी करना जरूरी है। इससे सभी अगर बैंकों को आप निजीकरण कर दोगे, सभी बैंकों को अगर आप प्राइवेट में तब्दील कर दोगे तो मजा नहीं आएगा। आपको करना क्या चाहिए, आपको यहाँ पर इनएफिशिएंट पीएसबी जो है ना, उनको आप अगर बैंकिंग सेक्टर में चेंज करते हो, प्राइवेटाइज करते हो, तो वहां पर मजा आएगा। तो ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे निकलती है। तो यहाँ पर बात की जा रही है काउंटर ऑफ एनडीएम इन अफगानिस्तान। अब देखिए अफगानिस्तान की जब हम बात करते हैं तो अफगानिस्तान में डील हमें देखने को मिलती है। इस पर सेपरेट वीडियो भी अवेलेबल है अपने यूट्यूब चैनल पर, तो ये आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा अफगानिस्तान पीस डील के बारे में, उसमें मैंने सारी चीजें डिस्कस की हुई है। तो इससे मैं उतना डीप में नहीं जाऊंगा, यहाँ पर मैं अफगानिस्तान पीस डील को थोड़ा ऊपरी ऊपरी लेवल पर ले लूंगा कि अफगानिस्तान में जो यूएस के सोल्जर्स है वो तैनात थे। फिर वहाँ पर कुछ ऐसी समस्याएं होती है, डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको भी वहाँ पर अपना दिखाना था क्योंकि इलेक्शंस आ रहे थे, तो कि भाई हम यहाँ पर जो हमारे सोल्जर्स हैं उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ से निकाल लो क्योंकि उन पर बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो उनको अफगानिस्तान से निकालना था, लेकिन अफगानिस्तान से निकालना इतना आसान नहीं था कि तालिबान जो है वो यहाँ पर कब्जा जमाना शुरू कर चुका था, और तालिबान ने अगर कब्जा जमा लिया तो अफगानिस्तान जो है वो बिखर जाएगा, है ना। अब क्यों यूएस की आर्मी थी उसके लिए आप वो देख सकते हो वाला वीडियो। तो इसमें अगर आप देखोगे तो फाइनल क्या निकल कर आता है, फाइनल निकल कर आता है कि यहाँ पर पीस डील जो है वो होनी थी, लेकिन कुछ कारणोंवश वहां पर नहीं हो पाती है। अब यहाँ पर क्या है कि यूएस जो है अभी, क्योंकि वहां पर सरकार चेंज हो गई है, सरकार चेंज हो गई है तो अब वहां पर रवैया चेंज हो गया है। अब यहाँ पर यूएस का मूव क्या है, यूएस जो है काफी एंशियस है, फाइनल सेटलमेंट जो है वो रैपिडली यहाँ पर हो जाए इन टर्म्स ऑफ वेरी आउटसाइड ऑफ पीस प्रोसेस। यहाँ पर पीस प्रोसेस के पीछे जा रही है यूएस, जो है अपना ऑब्जेक्टिव यहाँ पर मेंटेन करके है कि यहाँ पर पीस जो है वो लाया जाना है निगोसिएशंस के थ्रू। यहाँ पर ऐसा नहीं तालिबान को हम उखाड़ के फेंक सकते हैं, यहाँ पर निगोसिएशंस, पॉलिटिकल निगोसिएशंस जो है वो वहाँ पर होने चाहिए, और अफगानिस्तान जो है वो यहाँ पर यूनाइटेड सोवरन डेमोक्रेटिक रहना चाहिए, और यहाँ पर जो भी उसकी समस्या है वो हल हो जाना चाहिए, ठीक है। और उसी के साथ साथ इफ ट्रेनिंग, कॉम्बैट सपोर्ट एंड सप्लाई ऑफ वेमेन, ये यहाँ पर पाकिस्तान से रुक जाते हैं, क्योंकि देखिए क्या है, तालिबान अगर आप देखोगे तालिबान और पाकिस्तान का गठगढ़ है। अब तालिबान को जो पूरी ट्रेनिंग है वो पाकिस्तान के द्वारा दी जाती है, वेपन्स है पाकिस्तान के द्वारा दिए जाते हैं, तो अगर वो रोक दिए जाते हैं तालिबान जो है वो तो घुटनों पर आ जाएगा, है ना। लेकिन यूएसए के लिए पाकिस्तान जो है ये भी एक अच्छा खासा पार्टनर है, उसको जरूरत है। देखिए इंटरनेशनल मार्केट में बोला जाता है कि कोई भी किसका दोस्त या दुश्मन नहीं होता है, सब चेंज होते रहते हैं अपने स्वार्थ के अनुसार। तो यहाँ पर भी पाकिस्तान अगर आप देखोगे उसके पीछे स्वार्थ है यूएस का, इसलिए क्या है, इंस्टेड ऑफ प्रेशराइजिंग पाकिस्तान कि तुम उसको मत दो, तुम उसको अपने जो वेपन्स है मत दो, यहाँ पर अफगानिस्तान जो है वहां पर वो पावर शेयरिंग की बात कर रहा है यूएस कि तुम एक काम करो, तुम यहाँ पर जो तालिबान है उसके साथ पावर शेयरिंग कर दो, है ना। तालिबान को पूरा घुटने पर लाने के बजाय उनके पास मौका है, फिर भी वो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर तालिबान को बोल रहे हैं कि तुम यहाँ पर एक काम करो, तुम यहाँ पर पावर शेयरिंग कर लो, बराबर है, ताकि हम यूएस से अपने सोल्जर जो है वो निकाल सके। यूएस गवर्नमेंट जो है वो एडवोकेट कर रही है न्यू इंक्लूसिव गवर्नमेंट अफगानिस्तान में, जहां पर 50% शेयर रहेगा तालिबान का, मतलब 50-50 बेसिस पे वो काम करेंगे कि हम भी यहाँ पर रहेंगे, हम भी यहाँ पर, दोनों मिलकर यहाँ पर साथ में मिल बांट कर खाएंगे, ठीक है। मतलब सीज फायर जो है बेसिकली उसके बारे में बात की जा रही है, और तालिबान को बोल रहे हैं कि आप वायलेंस यहाँ पर रिड्यूस कर दो, आप वायलेंस नहीं करोगे तो फिर मजा आएगा। मिस्टर घानी यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो मतलब वहाँ के जो अफगानिस्तान के हैं उनको एनकरेज किया जा रहा है कि वो यहाँ पर कंसल्टेटिव ग्रुप जो उनके साथ यहाँ पर काम करे, कंसल्टेटिव ग्रुप में ये सारे लोग हमें देखने को मिलते हैं। मेन मुद्दा अभी आता है, ये तो मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया, मेन मुद्दा अभी आ रहा है। अब यहाँ पर आपको सीधा क्वेश्चन जो है ये नहीं आएगा कि सीज फायर में चल क्या रहा है, सीज फायर पीस डील में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, आपको ये बोला जाएगा, आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा कि पहले पीस डील के बारे में क्वेश्चन भी आपको बता दिया जाएगा, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि कौन से संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसका इम्पैक्ट जो है इंडिया पर क्या होगा, या फिर इंडिया ने अब क्या रोल अपनाना चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है, तो वो अब यहाँ से एक्चुअल में आपका आंसर शुरू होगा। अभी आपका एक्चुअल में जो मेन मुद्दा है वो यहाँ पर शुरू हो रहा है। तो इम्पैक्ट ऑन इंडिया, इंडिया पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है यहाँ पर पीस डील का, जो यहाँ पर डील जो है वो करने की कोशिश की जा रही है, उस पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। इंडिया जो है फुल्ली कमिटेड है अफगानिस्तान को, मतलब यहाँ पर कोई भी पॉलिसी आए, कोई भी फ्लक्स आए, कोई भी प्रॉब्लम्स आए, लेकिन बायलैटरल रिलेशन जो है अफगानिस्तान और इंडिया के वो फ्लरिशिंग लेवल पर हमें देखने को मिल रहा है। तो ये अगर हम इंटरनेशनल रिलेशन पर्सपेक्टिव से देखते हैं GS2,
काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फ्रीक्वेंट एंड प्रोडक्टिव हाई लेवल एक्सचेंज जो है इंडिया और अफगान लीडर्स के बीच में हमें देखने को मिले। कई अफगान लीडर जो है उनके बीच में हमें बातें जो है वो देखने को मिली है। और इंडिया अगर हम देखते हैं तो कंसल्टेशन प्रोसेस है अफगानिस्तान की, उसका एक हिस्सा भी है या फिर होने वाला है। इंडिया जो है वो यहाँ पर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट पर बिलीफ रख रहा है अफगानिस्तान के साथ। मतलब यहाँ पर स्टेट जो है अफगानिस्तान जो है उसको यहाँ पर सपोर्ट करेगा, अपनी जो पार्टनरशिप है उसको यहाँ पर डेवलप करेगा, एक्सपांड करेगा, सभी कम्युनिटीज जो है अक्रॉस द कंट्री उनके साथ मिलकर काम करेगा, है ना। और जो यहाँ पर एथेनिसिटी है उसको भी यहाँ पर उस पर भी काम करेगा इंडिया, ठीक है। तो ये चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब वे फॉरवर्ड क्या किया जाना चाहिए, क्या रवैया रहना चाहिए इंडिया का, ऐसा भी सेकेंड हाफ आपको पूछा जा सकता है ना, क्या रवैया रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मूवमेंट जो है वो अभी आ चुकी है। अभी हमारा मूवमेंट आ गया है कि हमें यहाँ पर डायरेक्टली एंगेज होना है उन लीडर्स के साथ, ठीक है, जो यहाँ पर पीस प्रोसेस में सहभाग ले रहे हैं, पीस प्रोसेस में अपना पार्ट ले रहे हैं। अभी हमें प्यादों से बात नहीं करनी, अभी हमें सीधा वजीर, है ना, हाथी घोड़े, इनसे बात करनी है। अमेरिकन प्लान यहाँ पर रिडक्शन इन वायलेंस अगर है कि उनका प्लान जो है यहाँ पर वायलेंस जो है वो कम हो, सिर्फ अगर यूएसए का इतना मोटिव है तो वहां पर इंडिया जो है वो अब बहुत अच्छा स्टेप ले सकता है, क्योंकि वायलेंस कम हो ये अगर है तो अपने ट्रूप जो है वो यूएसए हटा देगा, है ना। लेकिन अब इंडिया जो है वो यहाँ पर अपना एफर्ट दे सकता है, अपने यहाँ पर जो मिलिट्री असेसमेंट है वो दे सकता है अफगान रिपब्लिक को। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो मतलब कॉमनलिटीज है ना, कॉमन जो चीजें हमारे बीच में उसको यहाँ पर एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है, जिससे क्या होगा कि हमारे यहाँ पर इवॉल्वेशन जो है काफी ज्यादा हो सकता है। और लेट 1990s में जब कोई भी कंट्री जो है वो उसको हेल्प नहीं कर रही थी, डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो है अफगानिस्तान में उसको हेल्प नहीं कर रही थी, इंडिया और ईरान ने यहाँ पर आकर सपोर्ट किया था। तो अभी भी वो वक्त है कि इंडिया को यहाँ पर आकर सपोर्ट करना चाहिए। तो ये अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर चाइना जो है उसने अपनी स्ट्रेटेजी यहाँ पर बताई है कि वो कैसे सुपर पावर बनेगा, आने वाले 5 या 6 साल में चाइना कैसे सुपर पावर बनेगा। तो उसने अपनी स्ट्रेटेजी जो यहाँ पर शेयर की है। अभी जो स्ट्रेटेजी उसने शेयर की है इससे तो पूरा लग रहा है कि हाँ वो सुपर पावर बन सकता है। मतलब बहुत एक रिजिड और बहुत ही सख्त यहाँ पर पॉलिसी हमें देखने को मिल रही है। प्लस उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आपको मेंस में इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से ही पूछा जाता है तो आप यहाँ पर सजेशन में ये भी लिख सकते हो कि हाँ इंडिया भी ये सब कुछ कर सकता है, जिससे कि इंडिया भी एक सुपर पावर की राह पर बढ़ सकता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, अगर हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं और हम इन जनरल अवेयरनेस पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं, क्योंकि हर इंडियन को पता रहना चाहिए कि चाइना क्या अपनाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर चाइना ने क्या बोला है, सबसे पहले तो मुद्दा यही आता है। देखिए यहाँ पर मीटिंग जो है चाइना नेशनल पीपल्स कांग्रेस, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर और चाइनीज पीपल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस, एक ब्रॉड पॉलिटिकल एडवाइजरी बॉडी है ना। इन्होंने यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर बोला गया है कि यूएसए जो है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, यूएसए जो है वो चाइना के बीच में टांग अड़ा रहा है ना। तो इसलिए उससे भिड़ने के लिए, प्लस यहाँ पर हांगकांग के मसले भी चल रहे हैं चाइना के, तो बहुत सारे मसले चल रहे हैं। तो यहाँ पर चाइना ने बोला है कि अब वो यूएसए से जीतेगा। किसमें जीतेगा? इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल एंड स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन। अब यहाँ पर आप सोचिए इकोनॉमिक कंपटीशन में भी जीतेगा, मतलब इकोनॉमिक सुपर पावर भी बनेगा, टेक्नोलॉजिकल पावर भी बनेगा एंड स्ट्रेटेजिक कंपटीशन जो है उसमें भी जीतेगा। मतलब चारों खाने चित कर देगा किसको? यूएसए को। उन्होंने यहाँ पर अपना प्लान जो है वो अनवील किया है कि कैसे हम यहाँ पर चाइना को ट्रांसफॉर्म करेंगे इनटू मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर। मतलब चाइना बोल रहा है तुम निकल रहे हो ना, अलग अलग कंपनी निकल रही है ना हमारे यहाँ से, हम मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनेंगे बाय 2025। लेकिन कैसे? हमारा ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस जो है 8 कोर एरियाज में अपग्रेड करके, मतलब 8 कोर एरियाज जो है वो चाइना ने यहाँ पर निकाले, उसमें हम अपग्रेडेशन करेंगे जिसके थ्रू हम मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर यहाँ पर बन जाएंगे 2025 तक, ठीक है। तो अब यहाँ पर 8 कोर एरियाज कौन से हैं? रेयर अर्थ मटेरियल, रेयर अर्थ मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है ना, चाइना में इसका दबदबा है। देन रोबोटिक्स, देन एयरक्राफ्ट इंजन, न्यू एनर्जी व्हीकल्स, हाई एंड मेडिकल डिवाइसेस, then major equipments in shipbuilding, aviation, high speed rail, then agriculture machinery and application in बीडू। ये 8 ऐसे सेक्टर्स यहाँ पर बताए गए हैं चाइना के द्वारा, जहाँ पर उन्होंने बोला है कि हम ट्रांसफॉर्म करेंगे और यहाँ पर हम सुपर पावर, मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर जो है वो बनकर दिखाएंगे। अब सवाल ये आता है कि कैसे अचीव करेंगे, मतलब क्या इनका पाथ रहेगा। गोल तो इन्होंने सेट कर दिया है
है ना। याद कीजिए इकोनॉमी के जो लेक्चर्स है एमएम एकेडमी ऐप पर, उसमें मैंने आपको इकोनॉमिक प्लान में बताया हुआ है कि हम गोल जो है वो तो सेट कर देते हैं, लेकिन हमें प्लानिंग जो है, प्रोसेस जो है वो भी उस तरीके से करना पड़ता है। तो प्लानिंग प्रोसेस जो है वो किस तरीके से रहने वाली है, मतलब चाइना जो है वो कैसे अचीव करेगा ये सारी चीजें। पहला तो ये है कि जो वीक लिंक्स है ना, जो कमजोर लिंक्स है ऑफ कंपोनेंट्स, सॉफ्टवेयर, फंडामेंटल सिस्टम, उनको यहाँ पर क्या करेगा, वो उनको यहाँ पर फिक्स करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे फिक्स करेगा, तो जो एक्सपेंडिचर है बेसिक रिसर्च पर, है ना, उस पर यहाँ पर बूस्ट करेगा, मतलब जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है, उसको यहाँ पर बढ़ाएगा। प्लस जो इन्वेस्टमेंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, वो भी यहाँ पर रेस कर देगा ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। याद कीजिए इकोनॉमिक प्लानिंग चैप्टर जो है, बहुत सारे लोग उसको छोड़ देते हैं। इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह का जो किताब है, उसमें जो 4th चैप्टर है उसमें इकोनॉमिक प्लानिंग, उसको बहुत लोग छोड़ देते हैं, लेकिन उसको मैंने कवर किया है, उसमें ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हुई है ना। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इट विल ट्राई टू अट्रैक्ट मोर फॉरेन टैलेंट। पहली चीज तो क्या है, पहली चीज तो वो इन्वेस्टमेंट पर जोर दे रहा है कि हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे बेसिक रिसर्च पर, डेवलपमेंट पर। देन उसके बाद जो हमारे कमजोर लिंक्स हैं उनको हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। दूसरी चीज जो उसने यहाँ पर बोली है कि हम यहाँ पर मोर फॉरेन टैलेंट को हम अट्रैक्ट करेंगे, है ना, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी इमिग्रेशन जो है एक्सप्लोर करेंगे, जिससे क्या होगा, फॉरेन टैलेंट आएगा तो हमारे यहाँ पर और R&D जो अपने आप डेवलप होगी ही। तीसरी चीज जो उसने बोली है, वैल्यू एडिशन इन डिजिटल इकोनॉमी। डिजिटल इकोनॉमी हम भी यहाँ पर बूस्ट कर रहे हैं, उसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू एडिशन करेंगे, मतलब यहाँ पर एक्सपांड किया जाएगा 10% बाय 2025, 10% यहाँ पर एक्सपांड हो जाएगा। मतलब यहाँ पर डिजिटल इकोनॉमी अगर आप देखोगे तो मतलब खतरनाक ही वहाँ पर अच्छा खासा बढ़ जाएगा। देन फोर्थ जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है वो ये है कि चाइना जो है वो मॉडर्नाइज करेगा अपनी नेवी को, मिसाइल्स को, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस को। मतलब यहाँ पर वो सिर्फ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपनी जो पकड़ है वो बनाने की कोशिश करेगा। तो नेवी को, मिसाइल को, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस को यहाँ पर मॉडर्नाइज करेगा। खुल्लम खुल्ला बोला है, खुल्लम खुल्ला, जिससे कि वो यूएस का जो डोमिनेंस है साउथ चाइना सी में, ताइवान स्ट्रेट में, वो यहाँ पर उसको चैलेंज कर सके कि भाई तुम आ रहे हो ना, रुको, हमारे पास भी डिफेंस हम यहाँ पर मॉडर्नाइज करने वाले हैं, जिससे कि हम तुमको चैलेंज करेंगे। तो ये चौथा पॉइंट हो गया। देन चाइना जो है वो अपनी ग्रिप जो है हांगकांग पर, उसको यहाँ पर स्ट्रेंथन करेगा। क्या होता है कि किसी भी देश में अगर कोई प्रोटेस्ट वोटेस्ट चल रही है तो जो देश है उसकी इकोनॉमी बोलिए, वहां पर इम्पैक्ट पड़ता है ना, ओवरऑल फंक्शनिंग पर इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन यहाँ पर वो जो हांगकांग है उस पर भी ग्रिप लाएगा, ऐसा बोल रहे हैं। कैसे, तो वो इंश्योर करेगा इलेक्शन लॉस टू इंश्योर दैट पैट्रियट्स गवर्न इट, मतलब यहाँ पर जो देशभक्त है वो इसको गवर्न करेंगे। ठीक है, ये निकल कर आ रहा है। देन सिमिलरली यहाँ पर जो चाइना है वो अपने एफर्ट्स जो है, चाइना की जो एथनिक माइनॉरिटीज है ना, बहुत सारे, जैसे उइघुर के बारे में उन पर काफी इल्जाम लगे हैं, तिब्बतन्स हो गए, उन पर मंगोल्स हो गए, तो इनको क्या करेंगे, इनको यहाँ पर एसिमिलेट करेंगे, इनको यहाँ पर क्या करेंगे, एसिमिलेट करेंगे, उसके लिए भी यहाँ पर एफर्ट्स लिए जाएंगे। तो ये हो गया 5th पॉइंट, ये हो गया 6th पॉइंट। 7th पॉइंट अगर हम देखते हैं तो पब्लिक प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पर डेल्व की जाएगी लाइक फाइट ऑन द बैटलफील्ड, मतलब जैसे हम यहाँ पर युद्ध लड़ रहे हैं उसी तरीके से यहाँ पर पब्लिक जो प्रोटेस्ट हो रही है उसको हम यहाँ पर डेल करेंगे, उसके साथ हम डील करेंगे। खुल्लम खुल्ला देखो यार, मतलब ऐसा अगर कोई डेमोक्रेटिक कंट्री में बोल दिया जाए तो दूसरे दिन तो अपोजिशन वाले सरकार गिरा दे, है ना। देन उसके बाद 8वां पॉइंट हमें देखने को मिलता है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है 6% फॉर 2021 वो यहाँ पर रखा जाएगा। और लास्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है चाइना का जो 5 ईयर प्लान है फॉर 21-25, उसमें यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ पर भी देखने को मिलता है 5 ईयर प्लान, तो वहां पर भी हमें देखने को मिलता है प्लान, तो वो फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पोलर सिल्क रोड। यहाँ पर पोलर सिल्क रोड जो है उसका यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हमें देखने को मिलेगा, जो एम करेगा यहाँ पर नेचुरल गैस बिलो मेल्टिंग राइस आर्कटिक, और उसी के साथ फास्टर शिपिंग रूट जो है यूरोप को वाया नॉर्थ आर्कटिक, ये सब यहाँ पर किया जाएगा। जिससे क्या होगा, जिससे उनकी जो ट्रेड है वो यहाँ पर अच्छी खासी डेवलप हो जाएगी, क्योंकि ट्रेड के लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो यहाँ पर करेंगे तो अपने आप ट्रेड जो है वो बढ़ ही जाएगा। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि चाइना कैसे यहाँ पर सुपर पावर बनेगा। अब बाकी कंट्रीज जो इन्होंने रिएक्शन किया है इस पर, जैसे सबसे पहले तो यूएस को सीधा खुल्लम खुला चैलेंज किया, तो यूएसए जो उसी ने रिएक्ट किया है, उसने बोला है कि हम यहाँ पर जो बीजिंग है उसके जो राइट अब्यूजेस होते हैं उसको यहाँ पर काउंटर करेंगे, उसको यहाँ पर देखेंगे। सीधा सीधा बोल रहा है ना यार, बैटलफील्ड अगर प्रोटेस्ट हो रही तो बैटलफील्ड की तरह देखेंगे। जो हांगकांग है वहां पर हम जो पेट्रियट वाली गवर्नमेंट है वो स्थापित करेंगे। उसके यूरोपियन यूनियन जो उन्होंने भी कहा है कि वो जो यहाँ पर हांगकांग में इलेक्ट्रल सिस्टम लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखे, सतर्क रहे, सावधान रहे और देखते रहे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि पॉलिटिकल फ्रीडम्स, ह्यूमन राइट्स, इसमें चाइना जो है, क्योंकि चाइना को पता चल गया है कि जो रैंक देते हैं ना
कि यहाँ पर डेमोक्रेसी खस्ता होते जा रही है, यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर ये नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ये उनको शायद पता चल गया है। अब यहाँ पर जो चाइना है वो क्या अकेला सब कुछ कर सकता है? नहीं, उसको बाकी कंट्रीज के साथ कनेक्शन बनाने पड़ेंगे। अब चाइना कनेक्शन बनाएगा कैसे? चाइना जो है वो ज्यादा एफर्ट्स अपने लगाएगा इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है ईयू, एशियन, जापान एंड साउथ कोरिया के साथ बढ़ाने के लिए। ठीक है, उसने ऑलरेडी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है वो नंबर ऑफ एशियन कंट्रीज, आसियान कंट्रीज के साथ किया है। कॉम्प्रिहेंसिव अग्रीमेंट जो इन्वेस्टमेंट विद ईयू, ये भी हमें देखने को मिल रहा है। किसी भी कंट्रीज के साथ अगर हमें रिलेशन बढ़ाने हैं तो उसके साथ हमारे इकोनॉमिक रिलेशन बढ़ा दो, अपने आप हमारे रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, वो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है जापान, साउथ कोरिया, उस पर भी काम कर रहा है कि हाँ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो जाए तो और यहाँ पर जो ट्रेड है बूस्ट हो सकता है। चाइना होप कर रहा है कि यहाँ पर जो टू लूर दिस कंट्रीज, ये जो कंट्रीज है उनको यूएसए से दूर लेकर जाना है, मार्केट एक्सेस को ज्यादा देकर। कोई भी कंट्री, जैसे मैंने आपको कहा, कोई भी शत्रु या दोस्त नहीं होता है। जैसे जैसे हमारी जो स्वार्थ है वो अलग बदलते हैं, वैसे वैसे हमारे दोस्त और दुश्मन जो है वो भी बदलते जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, ये जो अलग अलग कंट्रीज है ये अभी यूएसए के साथ है क्योंकि वहां पर उनको ज्यादा मार्केट एक्सेस मिल रहा है। तो वही चाइना इनको मार्केट एक्सेस देगा और यूएसए से दूर लेकर जाएगा। ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपको पूरा सिनारियो समझ में आ गया होगा कि चाइना जो है कैसे सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है और उसी के साथ साथ चाइना यहाँ पर कौन कौन से रुख जो है वो अपनाने वाला है और उसकी आगे की स्ट्रेटेजी जो है वो भी क्या हो सकती है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि इंडिया जो है उसका रुख अभी कैसा रहना चाहिए। तो यहाँ पर भी आप बताइए कि आप अगर कहीं एम्बेसडर हो तो आप क्या यहाँ पर सजेस्ट करोगे कि आप चाइना ये सब कर रहा है तो इंडिया ने यहाँ पर क्या किया करना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर जरूर कीजिए और MM Academy ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो वो भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।